एक बार पुनः आप सभी का फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। हम लोगों ने विगत जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें स्थिर विद्युतिकी के हमारे यह जो पहला पाठ चल रहा है, इस पहले पाठ में हम लोगों ने आवेश के बारे में, आवेश के मूलभूत गुण के बारे में, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, इन सब बातों में अच्छी तरह से हम लोगों ने जानकारी ली थी। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। आपके सामने है विद्युत क्षेत्र। जैसा कि बच्चों हम सब लोगों को मालूम है कि कोई भी जो आवेश है उस आवेश के पास में कोई दूसरा आवेश लाते हैं। जैसे यह Q1 है, यह Q2 है। आवेशों के मध्य बल अवश्य लगता है। यदि ये समान प्रकृति के हैं तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, यदि ये विपरीत प्रकृति के हैं तो यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा। इसका मतलब यह हो गया कि आवेश के पास में आवेश को लाने पर, जो जिसे हम इस आवेश की बात कर रहे हैं, यदि इस आवेश के पास में इस आवेश को लाते हैं तो हम एक परिकल्पना कर सकते हैं कि यह आवेश इस पर एक्शन एट ए डिस्टेंस कर रहा है। इसको यदि हम थोड़ा सा और ढंग से परिभाषित करें, समझने का प्रयास करें, तो हम कह सकते हैं कि यह जो आवेश है, इस आवेश के चारों ओर का एक अपना एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में यदि हम किसी अन्य आवेश को लाते हैं तो उस आवेश पर बल लगेगा, वह आवेश बल अनुभव करेगा। इसका मतलब इस आवेशित पिंड के चारों ओर का ये जो क्षेत्र है, इसको हम क्या बोलेंगे? इस आवेशित पिंड का विद्युत क्षेत्र। तो यदि हमें विद्युत क्षेत्र को डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे? किसी आवेशित पिंड के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल अनुभव करे, तो इस संपूर्ण क्षेत्र को, इस आवेशित पिंड का विद्युत क्षेत्र कहेंगे। आ रही बात समझ में? अब इस विद्युत क्षेत्र का अर्थ जानने के पश्चात बच्चों आप लोग ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र में इस आवेशित कण पर जो बल लगा है उस बल को हम क्या बोलेंगे? विद्युतीय बल। इसको बोलेंगे हम लोग विद्युतीय बल। यहां पर एक जो महत्वपूर्ण बात है वो आप लोगों के लिए जरूर ध्यान देने लायक है। यह विद्युत बल जो है यह किस पर डिपेंड कर रहा है? यदि आप लोग इस आवेश का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से परे यदि यह आवेश होता तो इस पर अपन लोग बल की अनुभूति की बात नहीं कर पाते। इसका मतलब यह जो विद्युत बल है यह अपने आप में क्या हो गया? आवेशित कण की स्थिति का फलन हो गया। हम ये बोल सकते हैं F इज ए फंक्शन ऑफ R, यानी विद्युतीय बल आवेशित कण की स्थिति का फलन होता है। अब यहां पर अपन लोग परीक्षा की दृष्टि से एक और बात समझे। कई बार आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि विद्युतीय बल आवेशित कण के वेग पर किस तरह से निर्भर करता है। तो बात स्पष्ट है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? केवल और केवल स्थिति पर। तो आप ध्यान रखना, विद्युतीय बल आवेशित कण की स्थिति का फलन होता है, यह आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद में अपन लोग एक और बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर ये जो आज जो नया टॉपिक हमने शुरू किया है, विद्युत क्षेत्र। अब परीक्षा में यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने का क्या कारण है। यदि हम लोग आवेश की संकल्पना नहीं करते, आवेश की बात नहीं करते, तो विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व नहीं होता। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी स्थान पर जो विद्युत क्षेत्र है वह किसके कारण से उत्पन्न होता है? आवेश के कारण से। हो सकता है आवेश एक हो सकता है आवेश अनेक हो। आवेश स्थिर हो तो भी ये बात लागू होती है, आवेश गतिमान हो तो भी ये बात लागू होती है। तो आपसे परीक्षा में कोई प्रश्न पूछे कि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो आप लोग जवाब क्या देंगे कि किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र एक
या अनेक। साथ में बोल सकते हैं स्थिर ओब्लिक गतिमान आवेश। किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र एक या अनेक स्थिर ओब्लिक गतिमान आवेश। एक बार पुनः सभी बच्चों का फिजिक्स क्लास में स्वागत है। पिछली बार जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम सब लोगों ने आवेश की प्रकृति, गुण, इन सब को पढ़ने के बाद में कूलाम का नियम पढ़ा था। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ा था। एक महत्वपूर्ण बात के तहत हम लोगों ने पराविद्युतांक को परिभाषित किया था, जिसको हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी पढ़ते हैं। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। आपके सामने है विद्युत क्षेत्र। सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह से मालूम है कि दो आवेशों के मध्य बल लगता है। यह बल आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है, इसकी प्रकृति प्रतिकर्षणी भी हो सकती है। यह डिपेंड करता है कि आवेश समान प्रकृति के हैं अथवा विपरीत प्रकृति के। यदि विपरीत प्रकृति के हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को किसी भी प्रकार का कहने में संकोच नहीं है। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। और यदि समान प्रकृति के हैं तो बल कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण बल। इसका मतलब ये बात स्पष्ट है कि दो आवेशों के मध्य बल लगता है। तो आप इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि किसी आवेश के पास में किसी अन्य आवेश को जब लाया जाता है तो आवेश क्या करता है? एक्शन एट ए डिस्टेंस। हिंदी में अपन बोल सकते हैं आवेश दूसरे आवेश पर एक दूरस्थ अन्योन्य क्रिया करता है। इस बात को और थोड़ा सा सही ढंग से समझे तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जो आवेश है उस आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में यदि हम लोग किसी अन्य आवेश को लाते हैं तो वह आवेश बल की अनुभूति करता है। तो इस परिस्थिति में इस आवेशित पिंड के चारों ओर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। तो यदि परीक्षा में परिभाषा पूछ ली जाती है विद्युत क्षेत्र क्या है तो आप बोलेंगे किसी भी आवेशित पिंड के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल अनुभव करे तो उसे हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। परीक्षा में बच्चों यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने का क्या कारण है। आप सब समझदार हैं, अच्छी तरह से जानते हैं यदि हम आवेश का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की बात नहीं कर पाते। इसका मतलब निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि किसी भी स्थान पर जो विद्युत क्षेत्र है उसके उत्पन्न होने का कारण क्या है? आवेश की उपस्थिति। आवेश एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र एक या अनेक आवेश हो। अब ये आवेश स्थिर है तो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, आवेश गतिमान है तो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी स्थान पर जो विद्युत क्षेत्र है वह एक या अनेक स्थिर अथवा गतिमान आवेशों के कारण से उत्पन्न होता है। आगे अपन लोग जब बच्चों मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ेंगे उस समय तो अपन लोगों को एक और जानकारी होगी कि जब चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तित होता है तो भी इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने का क्या कारण है तो आप जवाब देंगे एक या अनेक स्थिर अथवा गतिमान आवेशों के कारण से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर एक और बात आपको समझने की जरूरत है। आप लोग देख रहे हैं कि इस आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में यदि आप आवेश को ला रहे हैं तो ही बल की अनुभूति हो रही है। इसका मतलब इस आवेश पर इस आवेश के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उस बल को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत बल। विद्युत क्षेत्र की बात है, इस बल को हम बोलेंगे विद्युत बल। लेकिन ये जो विद्युत बल है प्रभावी कैसे हो रहा है?
इसके क्षेत्र में इस आवेश को लाने पर तो हम बोल सकते हैं कि जो विद्युत बल है वह आवेशित कण की स्थिति का फलन होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। विद्युत बल आवेशित कण की स्थिति का फलन होता है, यानी हम कह सकते हैं कि यह जो विद्युत बल है वह आवेशित कण की स्थिति पर ही निर्भर करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। परीक्षा में कई बार आप लोगों को उलझाने के दृष्टिकोण से पूछ लिया जाता है कि एक आवेशित कण का वेग पहले के मुकाबले बढ़ा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, बताइए विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप क्या बोलेंगे, विद्युत बल आवेशित कण की स्थिति का ही फलन होता है, यह आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो आपने विद्युत क्षेत्र पढ़ा है वो सघन है, प्रबल है या दुर्बल है, इस बात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से जानते हैं। आप सारे बच्चे समझने का प्रयास करना। यह कोई आवेशित पिंड है, इस आवेशित पिंड के चारों ओर का यह क्षेत्र है। इस क्षेत्र में यदि हम किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाते हैं, जैसे मान लीजिए हम इस परीक्षण आवेश Q0 को ला रहे हैं, तो इस परीक्षण आवेश Q0 पर क्या लगेगा, इसके कारण से बल लगेगा। तो लगने वाला बल जिसको आप F बोल रहे हैं, बल और ये जो परीक्षण आवेश है इसका जो अनुपात है उस अनुपात को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F बट्टे Q0। दोबारा समझ लीजिए, विद्युत क्षेत्र किसका हुआ, इस आवेशित पिंड का क्षेत्र। तो हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ पर एक और गौर करने लायक बात है, यह जो परीक्षण आवेश है इसका मान बहुत ही अल्प होना चाहिए। अब आप प्रश्न कर सकते हैं ऐसा क्यों? यदि इसका मान ज्यादा होगा तो आपका ये जो मूल विद्युत क्षेत्र है वह प्रभावित हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन लोग जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखते हैं तो यहाँ पर ये लगा देते हैं, वेक्टर E बराबर लिमिट Q0 टेंस टू 0 वेक्टर F बट्टे Q0। आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक बार CBSE बोर्ड में प्रश्न आया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस सूत्र से परिभाषित की जाती है, यहाँ पर Q0 का मान अति अल्प क्यों होना चाहिए? तो आपका जवाब क्या होगा, Q0 का मान अति अल्प इसलिए होना चाहिए ताकि मूल विद्युत क्षेत्र के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। इसको हम लोग और आसान तरीके से यदि डिफाइन करना चाहें कर सकते हैं। आप सारे बच्चे ध्यान देना, जैसे आपने यह कह दिया कि Q0 हमने 1 मान लिया, एकांक मान लिया, तो उस कंडीशन में वेक्टर E किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर F के। तो यानी कहने का मतलब यह हो गया कि हम जिस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं वो किसके बराबर है, बल के बराबर। बल किस पर लग रहा है, इस Q0 को आपने क्या मान लिया, 1 मान लिया। Q0 कहां पर स्थित है, विद्युत क्षेत्र में। तो आप बोलेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या आशय है। आपने यदि ये सूत्र लिख दिया तो भी 1 में से 1 मार्क्स, और आपने यह कह दिया कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो सूत्र है, इस सूत्र को देखकर आप लोग इसका मात्रक बता सकते हैं। देखो बच्चों, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक हो गया न्यूटन, बट्टे Q0 क्या है, आवेश, इसका मात्रक हो गया है कूलाम। तो स्वतः ही स्पष्ट हो गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम।
आप लोग ये भी देख रहे हैं ई किस पर डिपेंड कर रहा है, ई का संबंध किससे है, बल से। बल कैसी राशि है, सदिश राशि। तो आप क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। आप लोगों को जब मैं तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको एक जानकारी दी जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। वहां पर एक सूत्र स्थापित करेंगे अपन लोग, वेक्टर ई बराबर dv बट्टे dr। निशान माइनस का आता है, वो उस समय बात करेंगे अपन ये माइनस क्यों आया है। E बराबर dv बट्टे dr। dv क्या है, यहाँ पर विभवांतर से है, विभवांतर या विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। dr किससे मतलब रखता है, यहाँ पर दूरी से, तो इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति मीटर। तो आप लोगों की जानकारी के लिए यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम अथवा वोल्ट प्रति मीटर। राशि कैसी होती है, यह है सदिश राशि, राशि होती है सदिश। अब आप लोगों से कोई पूछे कि हमें इसकी विमा बताइए, आपको रटनी नहीं है इसकी विमा, आपके पास में सूत्र है, इस सूत्र को चेक कीजिए। वेक्टर ई बराबर क्या है, वेक्टर एफ बट्टे Q0। एफ क्या है, बल। बल की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2 बट्टे क्या है, आवेश। आवेश की विमा क्या होती है, आप सबको ज्ञान है, I बराबर Q बट्टे T। तो Q बराबर क्या हो गया, IT। I विद्युत धारा जिसकी विमा होती है A, T समय जिसकी विमा होती है कैपिटल T। इसको ऊपर ले जाइए आप, तो आप कहेंगे m1 L1 T की पावर -2 है, इसको ऊपर लाओगे माइनस का हो जाएगा, T की पावर -3। A को ऊपर लाइए -1। तो विद्यार्थियों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा है उसका मान क्या आ गया, m1 L1 T-3 A-3। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित हमारी सारी बातें हो गई। अर्थ जान लिया, मात्रक जान लिया, विमा जान ली और प्रकृति जान ली। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है, एक शब्द आता है एक समान विद्युत क्षेत्र, जिसको हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सम विद्युत क्षेत्र, और एक शब्द आता है असमान विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। एक समान का मतलब क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र का मान समान हो। चूंकि यह विद्यार्थियों सदिश राशि है तो आप क्या बोलेंगे, यदि किसी प्रभाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, ये परिमाण हो गया, वह दिशा समान हो तो उसे हम बोलेंगे सम विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। और यदि ऐसा नहीं है तो उसको हम बोल देंगे असमान विद्युत क्षेत्र। यह भी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो बात आई है, अपन लोगों को इसकी जब व्याख्या करनी होगी, इसकी व्याख्या करने के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा इसकी व्याख्या की जाती है। आपके 10वीं कक्षा में था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का टॉपिक, जिसको चुंबकीय बल रेखाएं भी बोलते हैं। वहां पर आपने समझा था कि चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से व्याख्या की जाती है। ठीक उसी प्रकार से आज हम यहां बोल देंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा विद्युत क्षेत्र की व्याख्या की जाती है। विद्युत बल रेखाओं के द्वारा विद्युत क्षेत्र की व्याख्या की जाती है। ये क्या होती है, इसको हम आगे समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके पूर्व विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसका सामान्य व्यंजक जानते हैं। सामान्य सूत्र बोल दिया या सामान्य व्यंजक। सारे बच्चे ध्यान देना, बहुत आसान टॉपिक है। ये हमने मान लिया है एक द्विविमीय निर्देश तंत्र। इस निर्देश तंत्र में यह जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु पर हमने कोई आवेश मान लिया Q। इससे स्मॉल r दूरी पर यह कोई बिंदु है जिसको नाम दे दिया आपने P। वहां पर हमें
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमारे पास में इस चैप्टर में जो आधार है वो कौन है? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम लागू करना है। कितने आवेश चाहिए? 2 आवेश। हमारे पास कितने आवेश है इस समय? 1 आवेश Q है। बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो आप क्या करेंगे? इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश की परिकल्पना कर लेंगे। इसका मतलब हमारे पास क्या स्थिति बन गई? Q से स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु P है वहां पर कौन है? परीक्षण आवेश Q0। इस परीक्षण आवेश Q0 पर इस Q के कारण से लगने वाला जो बल है वो हम लोग कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है? आप सबको ज्ञात है, F बराबर K Q1 Q2 बट्टे R²। K का मतलब कूलाम नियतांक, जिसको हम क्या बोलते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 का नाम क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। इसका संख्यात्मक मान कितना है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोल देते हैं? के का मतलब कूलाम नियतांक। Q1 की जगह क्या आ गया यहां पर? Q। Q2 की जगह क्या आ गया? Q0 बट्टे क्या आ गया? दूरी कितनी है? R, तो ये आ गया R² और साथ में आ गया दिशा के लिए R की। ये आ गया है Q के कारण से स्मॉल r दूरी पर जो परीक्षण आवेश Q0 है उस पर लगने वाला बल। हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर? हमारा उद्देश्य है Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित जो बिंदु P है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जहां तक बात है, हम सब लोगों ने ये परिभाषा जान ली है कि वेक्टर E बराबर क्या होता है? वेक्टर F/Q0। अभी हमने समझा था इसको, कैसे बताया था कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसको आपने समीकरण नंबर मान लीजिए 2 दे दिया। अब आपके पास में समीकरण 1 से किसका मान है? वेक्टर F का। ये मान यहां पर रख दीजिए या यूं बोल दीजिए, समीकरण 1 में आप लोगों को Q0 का भाग देना है, तो स्वतः ही स्पष्ट है, आप कह सकते हैं वेक्टर E बराबर F का जो मान है आपके सामने है, इसमें भाग देना है किसका? Q0 का। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R² R के। ये विद्यार्थियों बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर तीव्रता का मान आ गया। इसको हम बोल देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सामान्य व्यंजक। इसको बोल देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सामान्य सूत्र। यदि आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को K से लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, आप कह सकते हैं वेक्टर E बराबर KQ बट्टे R² R के। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम लोग इस चैप्टर का आगे वाला भाग पढ़ेंगे और जब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर हम लोगों को हर जगह E बराबर KQ बट्टे R² का यूज करना पड़ेगा। तो आज से आप लोगों को ध्यान रखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब भी कोई सामान्य सूत्र पूछे आप क्या बोलेंगे? E बराबर KQ बट्टा R²। K का मतलब कूलाम नियतांक, और ये K की जगह आप ये भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। समझ में आ गई बात? अब यहां से हमारे पास में यह स्थिति आ गई है, E बराबर यह मान, इसका मतलब आप कह सकते हैं E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। इस आधार पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच में हम आलेख खींचे, आप लोग x अक्ष पर तो क्या लेंगे? दूरी, और y अक्ष पर लेंगे आप तीव्रता। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², कहने का मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है E का मान कम होता जा रहा है। तो परीक्षा में 1 नंबर के प्रश्न में इस बात को भी पूछा गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य आलेख खींचिए। किस संदर्भ में? आपको दे दिया जाता है
स्रोत आवेश से निश्चित दूरी r पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ आलेख खींचिए। तो ये एक आलेख आ जाएगा। व्यंजक लिखो, ये लिख दोगे। व्यंजक प्राप्त कीजिए, तब आपको ये काम करना। लेकिन आप ध्यान रखना, व्यंजक प्राप्त करने का प्रश्न नहीं आता है। आता है तो एक नंबर का कई बार सवाल आ जाता है, आपको दे देते हैं, जैसे दे दिया Q का मान 2 माइक्रोकूलाम, फिर कह देते हैं इससे 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता का मान प्राप्त कीजिए। तो आपके पास में सब कुछ स्पष्ट है। K का मान रख देंगे, Q की जगह क्या आ गया 2 माइक्रोकूलाम, इसको कूलाम में बदल देना 2 × 10⁻⁶ कूलाम, और इसको सेंटीमीटर को आप किस में बदल देंगे मीटर में। तो आप लोग जैसे ही मान रखेंगे तुरंत उत्तर आ जाएगा। तो एक नंबर का जो प्रश्न है वो इसका कई तरीकों से बन सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अभी अपन सभी बात कर रहे थे कि विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के प्रारूप की व्याख्या करनी है, तो हमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चित्रण करना आवश्यक है। या यूं बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की व्याख्या करने के लिए विद्युत बल रेखाएं खींची जानी आवश्यक है। इसको आप अच्छी तरह से आपके दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये आखिर में होती क्या है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। कक्षा 10 में आपने जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ी थी, सेम वो की वो परिभाषा है। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपने बात पढ़ी है कि कोई भी जो आवेश है उस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में यदि किसी अन्य आवेश को लाते हैं तो वह बल अनुभव करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई Q0 है, इस पर बल लगेगा। यदि यह आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है, गतिमान है, तो आप कह देंगे यह जो गति करेगा किस दिशा में गति करेगा, बल की दिशा में। यह बल की दिशा में गति करेगा। यदि बल की दिशा परिवर्तित हो रही है तो इसके चलने की दिशा भी परिवर्तित होगी। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं अपने आप में ऐसी निष्कोण रेखाएं हैं, कोई निश्चित कोण नहीं है। और ये हमने एक परिकल्पना की है, तो आप कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक निष्कोण सतत वक्र है जिनके अनुदिश एकांक धनावेश गतिमान रहता है। ये एकांक धनावेश है, ये गति करता रहता है। उन सब रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। तो दोबारा समझ लीजिए, परीक्षा में कोई परिभाषा पूछे आपसे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, तो आप लोग जवाब क्या देंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक सतत निष्कोण वक्र है जिनके अनुदिश एकांक धनावेश गतिमान रहता है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा होगी। आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे ध्यान देना, ये हमारे पास में कोई धनात्मक आवेश है। आवेश कोई भी हो, उस आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। अब यह धनात्मक आवेश है, यदि इसके क्षेत्र में कहीं से भी धनात्मक आवेश को लाने का प्रयास किया जाता है तो वह बल तो लगेगा, लेकिन कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। इस आधार पर जैसे हम लोग यहां से ला रहे हैं तो यहां पर ये प्रतिकर्षण बल लगेगा और ये बाहर की ओर। इसी प्रकार से यहां पर भी बाहर की ओर, इसी प्रकार से यहां पर भी बाहर की ओर। कहीं से भी आप दिखाइए तो आप बोलेंगे जो बल रेखाएं हैं वो बाहर की ओर होगी। तो परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न आया हुआ है अनेकों बार, धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं को चित्रित कीजिए। आप लोग उस समय ध्यान देना, इतना बड़ा क्षेत्र बनाने की जरूरत नहीं है। आप उस समय ये कर देंगे, ये तो हो गया है धनात्मक आवेश का क्षेत्र। यहां पर किसी भी पॉजिटिव आवेश को लाने का प्रयास किया जाता है
तो वहाँ पर बल लगेगा विपरीत दिशा में, कहीं से भी लाइए विपरीत दिशा में बल लगेगा। इसका मतलब बच्चों हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यदि आवेश हमारे पास में धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह बाहर की ओर होगी। कैसी होगी? बाहर की ओर, रेडियल, त्रिज्यीय। यदि यहाँ पर हम बात करते आवेश की जो उपस्थिति वाली बात है, यदि हमारे पास धनावेश नहीं होकर ऋणावेश होता, जैसे ये माइनस क्यू आवेश है, ये इसके चारों ओर का क्षेत्र, इस क्षेत्र में यदि हम लोग धनावेश लाते, ध्यान रखना चूंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वे अपने आप में ऐसी काल्पनिक सतत निष्कोण वक्र है जिनके अनुदिश एकांक धनावेश गतिमान रहता है। यदि हम लोग धनात्मक आवेश लाते, यहां से लाते तो भी उस पर आकर्षण बल, यहां से लाने का प्रयास करते तो भी आकर्षण बल, यहां से लाने का प्रयास करते तो भी आकर्षण बल, और यहां से लाते तो भी आकर्षण बल। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट भी बन गया है कि जब पॉजिटिव आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो होगी बाहर की ओर। यदि यहां पर नेगेटिव आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो होगी अंदर की ओर। तो कई बार पूछा जाता है धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चित्रण कीजिए या ऋणात्मक आवेश के लिए चित्रण कीजिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब आगे और बढ़ते हैं, आप लोगों को इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण समझाऊं, इसके पहले आपको थोड़ा सा इसका चित्र बनाकर मैं समझा रहा हूं, आप ध्यान देना। ये तो है पॉजिटिव आवेश, यह है नेगेटिव आवेश। जब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करते हैं ये हमेशा धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। पॉजिटिव चल रही है और नेगेटिव की ओर आ रही है। धनात्मक से चली और ऋणात्मक की ओर आ रही है। तो आपसे कोई कहे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, आप समझ लीजिए परीक्षा में केवल 2 ही गुण लिखने होते हैं क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न आता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। आप लोग देख रहे हैं बच्चों ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट रही है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। दूसरा गुण हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। इसका प्रश्न ऐसे पूछा जाता है ये क्यों नहीं काटती है। यदि ये किसी स्थान पर मान लीजिए काटती है, काटने का मतलब उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र कितने मान हो जाएंगे? 2 मान हो जाएंगे, जो कभी संभव नहीं होते। आप लोग इस गुण की व्याख्या करने के लिए पहले एक बात ये सीख सकते हैं, ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं इन विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, जैसे आप यहाँ की बात कर रहे हैं, इस बिंदु पर आपने स्पर्श रेखा खींच दी, इस बिंदु पर आपने स्पर्श रेखा खींच दी, तो यह जो स्पर्श रेखा है वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। मान लीजिए बिंदु ए है तो इसकी डायरेक्शन हो गई ये वाली, ये बिंदु बी है तो ये डायरेक्शन हो गई इस वाली। तो दूसरा गुण यह हो गया कि विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसके बाद में आगे तीसरा गुण ये बता सकते हैं कि 2 बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्यों नहीं काटेगी? स्पष्ट हो गई बात। यदि काटेगी तो वहां पर विद्युत क्षेत्र के कितने मान हो जाएंगे? 2 मान हो जाएंगे, जो कभी संभव नहीं होती है। आगे देखते हैं, आप देख रहे हैं यहां से विद्युत क्षेत्र रेखा चल रही है, लगभग कोण कितने डिग्री का है ये? चाहे ये हो ये 90 डिग्री का, और यहाँ पर भी ये जो समाप्त हो रही है लगभग कितने डिग्री कोण पर? 90 डिग्री कोण पर। तो आप बोलेंगे विद्युत बल रेखाएं आवेशित चालक की सतह से समकोण पर ही तो प्रारंभ होती है और समकोण पर ही समाप्त होती है। एक और गुण बता सकते हैं, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से बहुत ज्यादा लगभग विलीन सी है, सघन है,
तो वहां पर आप बोलेंगे विद्युत क्षेत्र का मान प्रबल है। और जहां पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर है, वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान उसकी तुलना में कम प्रबल है। तो ये आपको 4-5 गुण बताए हैं, ये सब आप ध्यान रखेंगे, ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपन सभी लोग एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव। ये हम लोग कल पढ़ेंगे।